उन्हें मेरी कहानियाँ काबिल जिक्र लगी। लेखन सतत अभ्यास है। होश के पहले क्षण से लिखते हुए भी मैं अभी सीख रही हूँ। ऐसे में आप सब वरिष्ठों का स्नेह ही संबल है। मैं आज के विषय पर आती हूँ, वैश्विक मानवता और शांति। युद्ध की विभीषिकाएं मनुष्य सदियों से झेलता आया है। हम जैसे शांति की पूर्ण अवस्था से परिचित ही नहीं हैं। या तो हम युद्धरत हैं या युद्ध की आशंका में उसकी तैयारी में व्यस्त हैं। ये बेपरवाही कबीर की हम न मरे मरे संसारा वाली नहीं है, बल्कि उस यक्ष प्रश्न की याद दिलाने वाली है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जिसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं, हम रोज लोगों को मरते देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। शायद यही हमारी सबसे गहरी विडंबना है, विनाश को आंखों के सामने घटित होते देखना, फिर भी उससे स्थायी सीख न लेना। अपोत्तेजक भाषा और हिंसक कल्पनाएं प्रायः हुकूमत के गलियारों में जन्मती हैं, किंतु उसकी कीमत चुकाते हैं आम लोग। जीवन पूरे किसी नए ग्रह की खोज की जद्दोजहद भी शायद इसी विडंबना से उपजती है कि जंग हो या ग्लोबल वार्मिंग, अंततः हम अपनी ही पृथ्वी को बर्बाद कर देने की क्षमता रखते हैं। सीमाओं के विस्तार की चाह, संसाधनों पर एकाधिकार की लालसा, धर्म के वर्चस्व की जिद, सत्ता के लिए मदान्यता, अन्य लोगों के प्रति अस्वीकार, सब मिलकर उस तृषा को जन्म देते हैं जो मनुष्य को धीरे धीरे उसकी मनुष्यता से नीचे गिरा देती है और उसके आगे सब अगण्य हो जाते हैं। हर युद्ध मनुष्यता की परीक्षा है और लगभग हर बार उसकी विफलता का प्रमाण भी। भीष्म साहनी का नाटक अंधा युग, महाभारत के 18वें दिन के पश्चात शीश रह गई निस्तब्धता, जहां विजेता भी भीतर से पराजित है और उनके भीतर का दोष मांदा पड़ा हुआ है। प्रत्येक युद्ध के पश्चात ऐसा ही अंधा समय आता है जिसमें धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और कोई भी पक्ष नैतिक रूप से निर्दोष नहीं बचता। युद्ध शोर के साथ हमारे जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन उसका असर इतना चुप्पा, गहरा और धीमा होता है कि उसकी शाखाएं पीढ़ियों तक प्रस्फुटित होती रहती हैं, यहाँ तक कि आने वाले बच्चों के स्वभाव, स्वास्थ्य और स्मृति तक प्रभावित होते हैं। एक अंगोलियन कहावत है, पत्थर फेंकने वाला भूल जाता है, लेकिन जिस पर पत्थर पड़ता है वो आजीवन याद रखता है। यही स्मृति युद्ध की सबसे लंबी, सबसे भारी विरासत है। युद्ध की विभीषिका जिन देशों ने झेली है, वह मृत्यु को नजदीक तर देखा है। वहां के लोग जीवन के लिए उपयोगी अनुपयोगी भावनाओं में फर्क करना सीख जाते हैं। जापानी लोग इसका सजीव उदाहरण हैं। इतने स्थिर चित्त, संयत और चारासाज लोग मैंने कहीं और नहीं देखे। एक यात्री की तरह दूर से देखने पर भी उनके भीतर की धीर, गंभीर दृढ़ता अनायास नुमाया हो उठती है, जैसे किसी गहरे दुख ने उन्हें भीतर से तपाकर विलक्षण संवेदना में ढाल दिया हो। युद्ध मात्र भूगोल का विघटन नहीं है, वे मनुष्य के विश्वास को भी क्षीण करते हैं। शंका उनके जीवन का स्थायी भाव बन जाती है। कभी कभी सोचती हूँ कि जापान के सामाजिक जीवन में जो गहगढ़ अंतराभिमुखता दिखाई देती है, उसकी जड़ें कहीं उसी सामूहिक आघात में तो नहीं दबी हैं। किसी शहर के विषादित और व्यथित इतिहास से होकर गुजरना कैसा होता है, ये मैंने हिरोशिमा में महसूस किया। 3 वर्ष पहले मैं वहां थी। स्थान था हिरोशिमा का पीस मेमोरियल पार्क और संग्रहालय, नदियों, बगीचों और पेड़ों से घिरा हुआ विस्तृत परिसर, जिसके बीचों बीच ठहरा हुआ अतीत अपने ही घावों को टटोलता प्रतीत होता था, जो इतने समय बाद भी नहीं भरे थे। इतनी अधिक पीड़ा जो साधारण स्मरण में समा ही न सके, इसलिए इमारतों, दीर्घाओं और शिलालेखों में बदल कर खड़ी थी। मैं भीतर गई तो एक अवसादग्रस्त अनाला मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा। एक साधारण सा दिन, अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त लोग और अगले ही क्षण सब कुछ नष्ट। परिणाम हम सब ने किताबों में पढ़े हैं, तस्वीरों में देखे हैं, लेकिन वहां उसी धरती पर खड़े होकर उन तप्त चिन्हों को देखना जैसे समय को उलटकर उसी क्षण में पहुंचा देना। संग्रहालय में आज भी असंख्य वस्तुएं हैं जो सिर्फ वस्तुएं नहीं, अधूरे जीवन का प्रमाण है। अकथित कथाएं, विवर्ण तस्वीरें, नित्य प्रति की चीजें। 13 वर्ष के शिगेरू ओरिमेन की जली हुई मृतदेह के पास मिला था
चावल, जौ, सोयाबीन और आलू से भरा टिफिन जिसे वो कभी नहीं खा पाया। कितने अनाथ बच्चे गहन पीड़ा से भरे हिरोशिमा स्टेशन के बाहर खड़े रहते, चेहरे पर जमी अंतहीन यातना, आंखों में अनाम प्रतीक्षा। उस समय से गुजरते हुए वो शहर केवल एक शहर नहीं रह जाता, बल्कि वेदना का दस्तावेज बन जाता है। वहां के लोगों की व्यथा संपूर्ण मानवता की व्यथा में बदल जाती है। इन स्मृतियों का लेखा जोखा चेताता है कि विनाश की कीमत क्या हो सकती है। जब लेखक इन स्मृतियों को शब्द देते हैं, वे केवल सत्ता द्वारा गढ़ी गई एक तरफा कथाओं को नहीं, हमारी सामूहिक सुविधा जनित भूलने की प्रवृत्ति को भी प्रश्नांकित करते हैं। वे मनुष्य के भय और भंजन को दर्ज करते हुए उसके भीतर छिपे जीवन और जिजीविषा को भी चिन्हित करते हैं। सही बात। यूक्रेन के निवासी दिमित्री पिछले 20 वर्षों से वे रत्न खरीदने हमारे पास आ रहे थे। कम बोलने वाले, हंसी के नाम पर होंठ दबाकर मुस्कुराने वाले। दिसंबर 2021 में उनका संदेश आया कि वे बैंकॉक आ रहे हैं। मैंने उन्हें कहा क्यों ना इस बार वे अपनी पत्नी को भी साथ लेते आए। उन्होंने सहजता से मान लिया। वहाँ के लोगों में मैंने एक बात हमेशा देखी है कि वे जीवन को एक सरल विश्वास के साथ स्वीकार कर लेते हैं। 21 दिसंबर 2021 को मैं उनकी पत्नी मारिया से मिली। हमारे बीच भाषा की एक ऊंची दीवार खड़ी थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो गिर गई। कुछ स्त्रियों की अपनी साझा अस्वरित भाषा और थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेटर का सहारा। उनका बेटा डोमिनिक मॉस्को के एक थिएटर में काम कर रहा था और साथ काम करने वाली एक लड़की से विवाह करने वाला था। उन दोनों की तस्वीरें वे उसी उत्साह से दिखा रही थी जैसे हमारे गांव घर की कोई स्त्री दिखाती है। हर तस्वीर से जुड़ी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चिंताएं। बर्फ से ढके अपने घर की तस्वीरें दिखाते हुए उनकी आंखों में प्रसन्नता, दायित्व और थकान का वही जाना पहचाना चक्रव्यूह था जिसमें हमारे यहाँ की स्त्रियां भी हर दिन जीती हैं। जब मारिया अपने देश लौटी तब तक हम मित्र बन चुके थे। कुछ दिनों तक उनके संदेश आते रहे, फिर औचक सब कुछ थम गया। उनका देश युद्ध से घिर चुका था। हमने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश की, किंतु उनका फोन लगातार बंद आ रहा था। महीनों की चुप्पी के बाद दिमित्री का एक छोटा सा संदेश आया कि वे रत्नों की कीमत धीरे धीरे चुका देंगे। हमने तुरंत उन्हें कॉल लगाने की कोशिश की, पर उनका फोन अब भी पहुंच से बाहर था। युद्ध के बीच सब कुछ खो देने की स्थिति में भी उनकी बाईमानी से हम अभिभूत थे। तिरोहित होते संसार के बीच उनके भीतर सत्य का स्तंभ मजबूती से खड़ा था। हमारे लिए ऐसे समय में रुपये पैसे अर्थहीन हो चुके थे। चिंता केवल उनकी और उनके परिवार की सलामती की थी। बहुत लंबे अंतराल के बाद एक और संदेश आया कि वे किसी तरह जर्मनी पहुंच गए हैं और अब वहीं से व्यापार करने की कोशिश करेंगे। मैंने उत्तर में पूछा, मारिया कैसी हैं? उनका जवाब नहीं आया। मारिया के जन्मदिन पर हमने उन्हें शुभकामनाएं भेजी। इस बार उनका उत्तर आया जिसे पढ़कर हम स्तब्ध रह गए। मारिया नहीं रही थी। यूक्रेन से निकलकर जर्मनी पहुंचने के रास्ते में ही उनकी सांसें थम गई थी। मारिया से वो पहली और आखिरी मुलाकात मैं आज भी सौंपती हूँ। युद्ध ने अपने सरौते से उन सहल सुंदर क्षणों को काट डाला था जिनमें जीवन अपनी पूरी आबदाब के साथ उपस्थित था। हर युद्ध अपने नायक चुनता है, उन्हें इतिहास के पन्नों पर संजोकर रखता है, उनके नामों के इर्द गिर्द जयघोष रचता है। लेकिन उन लोगों का क्या होता है जो किसी देश, किसी सरहद की परिभाषा में नहीं समा पाते, जिनका संताप किसी मानचित्र पर दर्ज नहीं होता। लेखक के पास इन छिन्न भिन्न संज्ञाहीन पहचानों को शब्द देने का विलक्षण हुनर होता है। वो उन आवाजों को दर्ज करता है जिन्हें इतिहास अपनी हड़बड़ी, अपनी पक्षधरता और अपने गर्वोन्माद में पीछे छोड़ देता है और जिनके लिए कोई देश स्मारक नहीं बनाता। एक प्रसिद्ध उक्ति है, एक व्यक्ति की मृत्यु त्रासदी है, लाखों लोगों की मृत्यु केवल आंकड़ा भर रह जाती है। युद्ध इसी क्रूर तर्क के सहारे मनुष्य को संख्या में बदल देता है, उसकी विशिष्टता, उसकी विरलता छीन लेता है। लेखक आंकड़ों के मलबे से व्यक्ति को खींच निकालते हैं और याद दिलाते हैं कि हर संख्या के पीछे एक चेहरा है। अदिची का उपन्यास हाफ ऑफ अ येलो सन हो या मार्कस जुसाफ का द बुक थीफ ऐसे ही लोगों के जीवन की टूटती लय को इंगित करते हैं। लेखक अपने पाठकों के भीतर न सिर्फ दूसरों के जीवन को समझ पाने की उत्कंठा जगाते हैं, बल्कि सुपात्रता भी पैदा करते हैं। युद्ध केवल सरहदों पर नहीं लड़े जाते हैं, कभी कभी वे विकास के नाम पर अपने ही नागरिकों पर भी थोपे जाते हैं। जैसे भारत के आदिवासी, जिनकी आजीविका सदियों से जंगलों और नदियों से जुड़ी रही है। लेकिन जिस विकास को हम तरक्की कहते हैं,
बड़े बांध, खदानें, औद्योगिक परियोजनाएं उसी ने उनके जंगल छीने, उन्हें अपनी जमीन से बेदखल किया और उन्हें गरीबी व विस्थापन की ओर धकेल दिया। हमला सिर्फ रोजगार पर नहीं बल्कि उनकी संस्कृति पर भी है। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहद कमजोर हैं। साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। फिर भी वे अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक अस्मिता को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम सचमुच विश्व शांति और न्याय की बात करते हैं तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि किसी भी विकास की कीमत हाशिए पर खड़े समुदाय से वसूल करना शांति नहीं, एक और तरह का युद्ध है। हाल में केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना हो या उड़ीसा के कांटामाल में बॉक्साइट खनन के विरुद्ध आंदोलन, लगभग हर संघर्ष में निर्णय उनके खिलाफ जाता है। फिर भी वे अपने अस्तित्व और गरिमा की रक्षा के लिए डटे रहते हैं। हाशिए पर खड़े लोगों का जीवन कितना सुरक्षित, कितना स्थिर है, ये प्रश्न केवल उनका नहीं बल्कि हमारा भी है। जब तक उनके और हमारे बीच अंतर बना रहेगा तब तक असंतोष भी बना रहेगा, और जहां असंतोष होता है वहां हिंसा को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों के लिए तो घर की देहरी से लेकर समाज के हर मोड़ तक अनवरत युद्ध ही चला आ रहा है। उन्हें हर कदम पर जूझना और अपने अस्तित्व को साबित करना पड़ता है। हम सब जानते हैं कि युद्ध का असर स्त्रियों पर कितना गहरा, कितना बहुआयामी होता है। उन्हें न सिर्फ हिंसा की मार झेलनी पड़ती है बल्कि कई बार सुनियोजित रूप से निशाना ही उन्हें बनाया जाता है। संघर्ष की स्थितियां पहले से मौजूद भेदभाव को और तीव्र कर देती हैं। युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है लाखों लोग अपने घर से दूर एक अनिश्चित जीवन जीने को मजबूर हैं। विस्थापन मात्र एक शब्द नहीं है बल्कि टूटी हुई निरंतरताओं के बीच ठहर गए जीवन की लंबी गाथा है। दुनिया के कई हिस्सों में बच्चे अपने माता पिता के होते हुए भी अनाथों सा जीवन जी रहे हैं। म्यांमार जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता के कारण असंख्य परिवार बिखर गए हैं। वहां के लोग अपने बच्चों को पीछे छोड़कर रोजगार की तलाश में थाईलैंड आते हैं। वे वर्षों तक अपने बच्चों से नहीं मिल पाते, उन्हें केवल स्क्रीन के पार बड़ा होता देखते हैं। हिंसा और संघर्षों की मार अक्सर व्यक्ति से उसके लौट सकने की संभावना छीन लेती है। समय के साथ उसकी अपनी पहचान भी अनिश्चितता का शिकार हो जाती है। वो ना पूरी तरह वहां का रहता है न यहाँ का। ठीक है, मैं एंड करती हूँ। बोलना था थोड़ा सा, तो ठीक है, वक्त कम है। शांति को एक परिणाम की तरह देखा जाता है, जबकि वो तो एक अभ्यास है जो बचपन में ही शुरू हो जाता है। हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, उन्हें कौन से मूल्य हस्तांतरित करते हैं, कैसी भाषा सिखाते हैं, वही आने वाले समय की आकृति गढ़ता है। हिंसा केवल युद्ध में नहीं होती, वो हमारे व्यवहार में पनपती है और वहीं से रोकी भी जा सकती है। बहुत छोटी उम्र से ही हम अपने बच्चों के भीतर ये धारणा रोपने लगते हैं कि दूसरों से मिली चोट का जवाब और बड़ी चोट से देना है। इसी प्रक्रिया में हम अनजाने में उनके भीतर संवेदना के स्थान पर प्रतिरोध का एक कठोर रूप भर देते हैं। पशुओं के प्रति, प्रकृति के प्रति और एक दूसरे के प्रति हमारे भीतर जो सहज संवेदना होनी चाहिए थी, वो कहीं पीछे छूटती जा रही है और वही हम अपनी अगली पीढ़ी को भी सौंप रहे हैं। और फिर आश्चर्य करते हैं कि दुनिया इतनी अशांत क्यों है। नवीन कुमार नैथानी कहते हैं, इतिहास मनुष्य के बाहरी जीवन का दस्तावेज है तो साहित्य उसके आंतरिक जीवन का। आज जब दुनिया विभाजनों और संघर्षों के बीच खड़ी है, दुनिया केवल युद्ध के मैदान में नहीं, विचारों में भी बढ़ती जा रही है। ये ध्रुवीकरण केवल देशों के बीच नहीं, समाज और संबंधों के भीतर भी उतर आया है। वो सहजता जिसके साथ कभी साहित्य में पात्र एक दूसरे के बारे में कठोर सच कह पाते थे, अब धीरे धीरे कठिन होती जा रही है। निष्पक्ष रहना, जटिल सच्चाइयों को बिना भय के अभिव्यक्त करना, ये चुनौती लेखक के सामने पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई है। लेखक अपने साहस को पाठकों के आगे रख उन्हें डर और चुप्पी से बाहर निकालकर प्रतिरोध की संस्कृति से रूबरू करवाते हैं। लेकिन आज जब दृश्य माध्यमों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है, लोग पहले की तुलना में कम पढ़ रहे हैं और जो कुछ वे देख रहे हैं उसका असर कहीं अधिक तात्कालिक और व्यापक है।
चित्र और वीडियो तुरंत भावनाओं को छूते हैं, जबकि शब्दों को समय और धैर्य चाहिए। ऐसे में ये सोचना स्वाभाविक है, क्या किताबें अब भी उसी गहराई से मनुष्य को प्रभावित कर पा रही हैं? लेखक की उपस्थिति कहीं धीरे धीरे धुंधली तो नहीं पड़ती जा रही है? किंतु इस संशय के बाद भी लेखक लिख रहा है, अपने समय को दर्ज कर रहा है, इस आशा में कि संभवतः आने वाला समय थोड़ा और विनम्र, थोड़ा सा मानवीय हो सके। शायद अपने शब्दों से वे एक भी व्यक्ति के भीतर के हिंसक आग्रहों को थोड़ा सा निरस्त कर सके।